क्या 2400 साल पुरानी चाणक्य नीति आज के बिजनेस और मतलब स्टार्टअप्स की दुनिया में भी काम आ सकती है? हाँ, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो इसी पर कुछ रोशनी डालते हैं। खास तौर पर छोड़ने की कला, सही तरीके से अलविदा कहने और अच्छे बिजनेस रिश्ते बनाने पर, ये सब मतलब किसी भी उद्यमी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। नमस्कार। हाँ, और ये देखना वाकई काफी रोचक है कि कैसे चाणक्य जैसे प्राचीन विचारक के सिद्धांत आज भी इतने प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इन पुराने सूत्रों को आज के कॉरपोरेट जगत के उदाहरणों से जोड़कर देखें, समझें कि ये टाइमलेस ज्ञान हमें क्या सिखा सकता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई इतिहास का पाठ तो है नहीं। हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं वो दिखाते हैं कि कैसे ये नीतियां आज भी फैसले लेने में मदद कर सकती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उस मुश्किल कला से जिसे छोड़ना कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। चाणक्य का एक सूत्र है, सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे। अच्छा, वो कहते हैं, वैश्या गरीब पुरुषों को, जनता हारे हुए राजा को, पक्षी फलहीन पेड़ों को जिस प्रकार छोड़ देते हैं, उसी तरह मेहमान को चाहिए कि भोजन करने के बाद मेजबान के घर को त्याग दे। ओहो। मतलब सीधा हिसाब। हाँ, सार ये है कि जब किसी चीज से फायदा मिलना बंद हो जाए तो उससे चिपके रहना समझदारी नहीं है। अच्छा, तो बिजनेस की दुनिया में इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ खाटे वाले प्रोजेक्ट बंद कर देना? उससे कहीं ज्यादा। ये रणनीतिक वापसी की बात है, स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। गौर करने वाली बात यह है कि चाणक्य जैसे भावनाओं को समीकरण से बाहर रखने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, ये मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल। अक्सर लीडर्स संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। मतलब किसी प्रोजेक्ट में इतना पैसा या समय लगा दिया कि अब उसे छोड़ना मुश्किल लगता है, भले ही वो आगे फायदेमंद ना हो। हाँ, चाणक्य का सुर्ख एक तरह से इस इमोशनल अटैचमेंट पर सीधी चोट करता है। ये याद दिलाता है कि भाई, रिसोर्सेस का समझदारी से इस्तेमाल तभी होगा जब हम बेकार के प्रयासों को पहचानकर उनसे हट जाएं। ये तो उबर के चीन वाले किस्से जैसा लग रहा है। ट्रेविस कलानिक, जो उबर के फाउंडर थे, वो चीन के बाजार को लेकर बहुत उत्साहित थे। हाँ, बिल्कुल। 2014-16 के दौरान की बात है ये। चीन दुनिया का सबसे बड़ा राइड शेयरिंग बाजार था, तो मौका तो बहुत बड़ा था। हाँ, उन्होंने करीब 3 साल लगाए, $2 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन वहां की लोकल कंपनी डीडी चुक्सिंग, हाँ डीडी, उससे मुकाबला बहुत कठिन साबित हुआ। उबर लगातार पैसा गंवा रही थी, मतलब जिसे कहते हैं कैश बर्न, वो बहुत ज्यादा था। अच्छा। सूत्रों में ऐसा जिक्र है कि हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उबर के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कलानिक को चेताया भी था। कहा था कि ट्रेविस, हम फलहीन पेड़ पर बैठे पंछी की तरह हैं। हाँ, हमारा कैश बर्न रेट इतना ज्यादा है कि 6 महीने में हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो कालानिक के सामने दुविधा थी, या तो और पैसा झोंकते रहो या फिर हार मान लो। और कहा जाता है कि इसी मुश्किल दौर में कलानिक ने चाणक्य के सूत्र के बारे में सुनाया पढ़ा, जनता हारे हुए राजा को छोड़ देती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, शायद इस प्राचीन, थोड़ी निर्मम सी लगने वाली सच्चाई ने उन्हें वो स्पष्टता दी जिसकी जरूरत थी। ये सिर्फ बिजनेस रणनीति नहीं थी, शायद ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक राहत भी थी कि कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है, भले ही वो ईगो को चोट पहुंचाए। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक बहुत स्मार्ट फैसला लिया। लड़ते रहने के बजाय उन्होंने डीडी के साथ बातचीत तेज की और आखिरकार अगस्त 2016 में उबर चीन का विलय डीडी में कर दिया। मतलब अपना चीनी ऑपरेशन डीडी को सौंप दिया। हाँ, और बदले में डीडी में करीब 18-20% हिस्सेदारी ले ली। तो एक तरह से हारे, लेकिन पूरी तरह नहीं। स्मार्ट मूव, बिल्कुल। अगर हम इसका बड़ा असर देखें तो ये हार असल में उबर के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। कैसे? एक तो उन्होंने अरबों डॉलर बचाए जो चीन में जल जाते। दूसरा, वो पैसा और ध्यान उन्होंने दूसरे जरूरी बाजारों पर लगाया। और तीसरा, जब 2019 में उबर का आईपीओ आया, हाँ, तब तक डीडी में उनकी हिस्सेदारी की कीमत भी अरबों डॉलर में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 7-8 अरब डॉलर। वाह! तो चाणक्य की सीख यहाँ काम आई। जब फायदा ना हो रहा हो तो रणनीतिक रूप से बाहर निकल जाना डूबते जहाज के साथ डूबने से बेहतर है। ये तो हुई छोड़ने की कला, मतलब कब और क्यों निकलना है। लेकिन सिर्फ निकलना ही काफी नहीं होता, शायद कैसे निकलना है ये भी उतना ही जरूरी लगता है, खासकर रिश्तों के मामले में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। संबंधों को खत्म करने का भी एक सलीका होता है। हाँ, चाणक्य का एक और सूत्र इसी पर रोशनी डालता है। वो कहते हैं, पुरोहित दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़ देते हैं, शिष्य
विद्या प्राप्ति के बाद गुरु दक्षिणा देकर आश्रम से चले जाते हैं और जानवर जंगल के जलने पर वहां से चले जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या संदेश है? यहाँ संदेश छुपा है सम्मान और कृतज्ञता का। मतलब जब कोई अध्याय समाप्त हो रहा हो तो उसे कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण तरीके से बंद करना चाहिए। जैसे कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा हो या कंपनी छोड़ रहा हो। हाँ, या कोई पार्टनरशिप खत्म हो रही हो। इसके दूरगामी फायदे होते हैं। एक ग्रेसफुल एग्जिट मतलब सम्मानजनक विदाई न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा बचाती है बल्कि भविष्य में सहयोग के दरवाजे भी खुले रख सकती है। हाँ, ये बात तो है। मुझे पुरानी दिल्ली के एक व्यापारी शर्मा जी की कहानी याद आ रही है जो हमारे स्रोतों में मिलती है। हाँ, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी वाली कहानी बताइए ना उसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल। शर्मा जी का 40 साल पुराना फैमिली बिजनेस था। उनके बेटे विकास ने MBA किया और बिजनेस को डिजिटल बनाने का सुझाव दिया, नए सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बिक्री वगैरह। अच्छा। शर्मा जी थोड़े पारंपरिक थे और उन्हें अपने 30 साल पुराने वफादार अकाउंटेंट मिश्रा जी पर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने मिश्रा जी से सलाह मांगी। और मिश्रा जी ने क्या कहा? उन्हें तो मतलब अपनी नौकरी जाने का डर लगा होगा। यहीं पर मिश्रा जी की समझदारी और बड़प्पन दिखता है। उन्होंने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, जमाना बदल रहा है। उन्होंने चाणक्य का ही संदर्भ दिया। कहा, शिष्य विद्या प्राप्त करके गुरु आश्रम छोड़ देता है। आपके बेटे ने नया ज्ञान हासिल किया है, उसे मौका मिलना चाहिए। मैंने आपकी 30 साल सेवा की, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। नए युग के लिए जगह बनानी होगी। उन्होंने खुद ही सम्मानजनक विदाई का रास्ता सुझाया। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और शर्मा जी ने इसका मान रखा? पूरी तरह। शर्मा जी ने मिश्रा जी को न सिर्फ एक शानदार रिटायरमेंट पैकेज दिया बल्कि उनके बेटे को अपनी नई डिजिटल टीम में नौकरी का ऑफर भी दिया। अच्छा। हाँ, और साथ ही मिश्रा जी को कुछ समय के लिए सलाहकार के तौर पर बनाए रखा ताकि बदलाव आसानी से हो सके। ये एक आदर्श ग्रेसफुल एग्जिट था। वाकई। और इसका नतीजा, विकास ने बिजनेस में नई जान डाल दी। ERP सिस्टम लागू किया, ऑनलाइन बिक्री शुरू की। 2 साल में कंपनी का टर्नओवर 300% बढ़ गया। क्या बात है। और मिश्रा जी, वो आज भी हर दिवाली शर्मा परिवार के घर जाते हैं, नई कंपनी की तरक्की पर गर्व करते हैं। वो अक्सर कहते हैं, जैसे जंगल जलने पर जानवर नया ठिकाना ढूंढते हैं, वैसे ही व्यापार में बदलाव आता है। सम्मान से इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ सबक ये है कि रिश्ते खत्म करते वक्त सम्मान और कृतज्ञता दिखाने से सभी पक्षों का भला होता है और भविष्य के लिए सद्भावना बनी रहती है। ये वाकई एक मतलब प्रेरणादायक कहानी है। तो हमने सीखा कि कब निकलना है जैसे ऊबर और कैसे निकलना है जैसे शर्मा जी। अब एक और अहम सवाल पर आते हैं, किसके साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं। चाणक्य संगति को लेकर तो बहुत सख्त थे, है ना? हाँ, बहुत। उनका एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, दुराचारी, दुष्ट, बुरी नजर रखने वाला, गंदे स्थान पर रहने वाला, दुर्जन, ऐसे लोगों से दोस्ती रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। व्यापार की भाषा में कहें तो आपके निवेशक, आपके भागीदार और यहाँ तक कि आपकी टीम की संस्कृति बनाने वाले लोग अगर वे टॉक्सिक हैं, मतलब जहरीले हैं, तो वे आपके अच्छे इरादों और मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। मूल्यों का टकराव, वैल्यू मिसमैच बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका कोई ताजा उदाहरण है हमारे पास? आजकल की कंपनियों से जुड़ा? हाँ, विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के शुरुआती दिनों का किस्सा इस बात को अच्छे से समझाता है। अच्छा, पेटीएम वाला बताइए। हाँ, 2010 में जब पेटीएम शुरू हुआ तो वो एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म था। उन्हें आगे बढ़ने के लिए फंडिंग की जरूरत थी और उन्हें एक निवेशक मिला, एक्स कैपिटल। बदला हुआ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ। हाँ, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब एक्स कैपिटल के फाउंडर ने विजय पर दबाव डाला कि वो उनके एक करीबी दोस्त को कंपनी में CEO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर रखें। अच्छा, ये तो अक्सर होता है, निवेशक अपनी पसंद के लोग लाना चाहते हैं। इसमें क्या गलत था? गलत था वो व्यक्ति और उसका रवैया। जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार वो नया CEO कंपनी के कल्चर के लिए जहर साबित हुआ। ओह, कैसे? उसने ऑफिस में राजनीति शुरू कर दी, गुटबाजी को बढ़ावा दिया और उस पर कंपनी के डेटा का गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे। कंपनी का माहौल बिगड़ने लगा। विजय शेखर शर्मा एक मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। एक तरफ निवेशक का दबाव था, दूसरी तरफ कंपनी का नुकसान हो रहा था। ये तो बहुत कठिन फैसला रहा होगा उनके लिए। मतलब निवेशक को नाराज करने का सीधा रिस्क था। बिल्कुल, यही लीडरशिप की परीक्षा होती है।
कहते हैं विजय ने अपने एक मेंटोर से सलाह ली जो एक अनुभवी उद्योगपति थे। हाँ। और मेंटोर ने उन्हें चाणक्य का यही सूत्र याद दिलाया, गलत लोगों के साथ रहकर तुम भी नष्ट हो जाओगे। उन्होंने समझाया कि थोड़े समय के फायदे के लिए कंपनी के मूल सिद्धांतों और संस्कृति से समझौता करना लंबी अवधि में घातक साबित होगा। तो विजय ने क्या कदम उठाया? उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने एक्स कैपिटल के साथ अपनी डील की शर्तों पर दोबारा बात की, उस टॉक्सिक सीईओ को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया और फिर अलीबाबा जैसे नए निवेशक लाए जिनके मूल्य पेटीएम के विजन से मेल खाते थे। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूरी था। और अगर हम इसका नतीजा देखें तो ये पेटीएम के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। सही पार्टनर्स और एक स्वस्थ कॉर्पोरेट कल्चर के साथ पेटीएम अगले कुछ सालों में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया, खासकर 2016 की नोटबंदी के बाद। हाँ, वो तो एकदम छा गया था। विजय शेखर शर्मा खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीख यही रही, आपकी संगति आपका भविष्य तय करती है। इसलिए पैसों से ज्यादा जरूरी है मूल्यों का मेल। टॉक्सिक कनेक्शन से छुटकारा पाना ही समझदारी है, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। सही कहा। ये हमें चौथे और शायद आखिरी सूत्र की तरफ ले जाता है आज की चर्चा के लिए, जो इन सब को जोड़ता है, परफेक्ट अलाइनमेंट, यानी सही मेल जोल का महत्व। हाँ, चाणक्य कहते हैं प्रेम व्यवहार समान स्तर के लोगों से अच्छा लगता है और सेवा राजा की शोभा पाती है। व्यवसाय में अच्छा व्यवहार शोभा देता है तथा घर उत्तम गुणों वाली स्त्री से सुशोभित होता है। इसका बिजनेस के लिए क्या मायने, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका गहरा मतलब है, व्यापार में सफलता सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट या सेवा से नहीं मिलती। उसके लिए जरूरी है कि आपके ग्राहक, आपके कर्मचारी, आपके भागीदार, इन सब के बीच एक सही तालमेल हो, एक अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब टीम के लक्ष्य और संस्कृति सब एक सीध में होते हैं तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देने की बजाय साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते बनाने पर जोर देता है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ उन्हीं ग्राहकों या कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए जो हमारी तरह सोचते हैं? हमारी तरह सोचते हैं से ज्यादा जरूरी है कि हमारे मूल्यों को साझा करते हैं। ठीक है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है टाटा समूह और टीसीएस की कहानी। हाँ, टीसीएस। 1990 के दशक की शुरुआत में जब भारत में आईटी आउटसोर्सिंग का दौर शुरू हो रहा था, तब रतन टाटा का सपना टीसीएस को सिर्फ एक सस्ता लेबर सप्लायर बनाने का नहीं था। नहीं, क्या था फिर? वो इसे एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय तो ज्यादातर कंपनियां कॉस्ट एडवांटेज पर ही फोकस कर रही थी, सस्ते में ज्यादा काम वाला मॉडल। हाँ, बिल्कुल। और कई सलाहकारों ने टाटा को भी यही रास्ता अपनाने की सलाह दी, लेकिन रतन टाटा को लगा कि ये टाटा समूह के मूल सिद्धांतों, विश्वास, गुणवत्ता, दीर्घकालिक संबंध के साथ मेल नहीं खाता। उन्होंने टीसीएस के तत्कालीन सीईओ एफसी कोहली, जिन्हें भारतीय आईटी उद्योग का पितामह भी कहा जाता है, उनके साथ मिलकर एक अलग रणनीति बनाई। क्या थी वो रणनीति? उन्होंने तय किया कि टीसीएस सिर्फ कोडिंग या सस्ता श्रम नहीं बेचेगी, बल्कि ग्राहकों को समाधान देगी, इनोवेशन देगी, गुणवत्ता देगी। अच्छा। वे ऐसे ग्राहकों को चुनेंगे जो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि वैल्यू और पार्टनरशिप को महत्व देते हों। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के विकास और कल्याण में भारी निवेश किया, जिससे एक मजबूत निष्ठावान टीम बनी। तो उन्होंने एक तरह से चाणक्य के सूत्र व्यवसाय मंच अच्छा व्यवहार शोभा देता है को अपने विजन का आधार बनाया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा व्यवहार मतलब सिर्फ विनम्रता नहीं, बल्कि नैतिक आचरण, वादे निभाना, आपसी सम्मान, ये सब। और इस अलाइनमेंट का नतीजा क्या निकला? नतीजा शानदार रहा। टीसीएस ने जीई, बोइंग, सिटी बैंक जैसे दुनिया के बड़े नामों के साथ सिर्फ वेंडर की तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक भागीदार के रूप में काम किया। स्ट्रैटेजिक पार्टनर। हाँ, ग्राहक उनके पास इसलिए नहीं आते थे कि वो सबसे सस्ते थे, बल्कि इसलिए कि वो भरोसेमंद थे और गुणवत्ता देते थे। इसी वैल्यू बेस्ड अप्रोच ने टीसीएस को भारत की पहली $100 बिलियन की आईटी कंपनी बनने में मदद की। वाकई? रतन टाटा अक्सर कहते थे, जैसा कि सुनने में आता है, जब वैल्यूज, ग्राहक और कर्मचारी तीनों का अलाइनमेंट सही होता है तो सफलता सिर्फ समय का इंतजार करती है। बहुत गहरी बात है। हाँ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मूल मूल्यों पर टिके रहने का फैसला शायद छोटी अवधि में महंगा लगे, लेकिन लंबी अवधि में यही सबसे बड़ी ताकत बनता है।
सबक साफ है, अपने मूल्यों से समझौता न करें। ऐसे ग्राहक, कर्मचारी और भागीदार चुनें जिनके मूल्य आपके साथ मेल खाते हों। यही स्थायी सफलता की नींव है। तो आज हमने चाणक्य नीति के 4 महत्वपूर्ण सूत्रों को आधुनिक व्यापार के संदर्भ में देखा। पहला, सही समय पर निकलना, एग्जिट स्ट्रैटेजी, जैसा उबर ने चीन में किया। हाँ। दूसरा, रिश्तों को सम्मान के साथ खत्म करना, ग्रेसफुल एग्जिट, जैसा शर्मा जी और मिश्रा जी की कहानी में हुआ। बिल्कुल। तीसरा, जहरीले या गलत मूल्यों वाले कनेक्शंस से बचना, टॉक्सिक कनेक्शंस, जैसा पेटीएम ने सीखा। सही। और चौथा, अपने ग्राहकों, टीम और मूल्यों के बीच सही तालमेल बनाना, परफेक्ट अलाइनमेंट, जैसा टीसीएस ने कर दिखाया। हाँ, और ये चारों सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि बिजनेस सिर्फ नंबर, प्रॉफिट और लॉस का खेल नहीं है। नहीं, ये रणनीति, इंसानी रिश्ते, नैतिकता और मूल्यों का भी मैदान है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले लिखा गया ज्ञान आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। ये सोचना ही मतलब काफी रोमांचक है। यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके मन में सोचने के लिए। हाँ, आज की इतनी जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में क्या प्राचीन ज्ञान हमें सिर्फ यही सबक सिखा सकता है, या और भी बहुत कुछ है जो हम इन कालातीत सिद्धांतों से सीख सकते हैं? आज के लीडर्स, चाणक्य जैसे विचारकों से और क्या प्रेरणा ले सकते हैं अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए?